जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 15 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये दिवस आपका होता है 14 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे यहाँ पर है ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इसी के अधीन एक निकाय है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसी निकाय के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में हमारे ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह जी। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आरबीआई द्वारा इनमें से किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आरबीआई इसे स्थापित करेगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इसका मुख्य रूप से काम क्या होगा। तो इसका पहला काम होगा कि जो आरबीआई के द्वारा 4 स्थानों पर नोट प्रिंट किए जाते हैं उन सभी नोटों को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा और यहीं से बैंकों में पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे नोट हैं उन सभी का यहाँ पर प्रोसेसिंग किया जाएगा। मान लीजिए कोई गंदा नोट है तो उसको यहाँ पर प्रोसेस करके साफ किया जाएगा, या फिर जो भी हमारे कटे फटे नोट हैं उनको यहाँ पर नष्ट करने की व्यवस्था भी आरबीआई के द्वारा की गई है। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे कि जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। बाकी आरबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, और वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। अब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है आरबीआई की करेंसी के बारे में। तो थोड़ा सा आइए जान लेते हैं कि आरबीआई के द्वारा कहाँ कहाँ पर हमारे देश में करेंसी को प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए हमारे यहाँ पे जो नोट प्रिंट होता है उनमें से 2 आपके स्थान ऐसे हैं जो कि भारत सरकार के अधीन आते हैं, और 2 हमारे स्थान ऐसे हैं जो कि आरबीआई के अधीन आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ओन प्रेसेज जो हमारी हैं उनमें से एक आपको मिलेगा नासिक में, दूसरा आपको मिलेगा देवास में। और वहीं पर जो हमारे आरबीआई के अधीन हैं उनमें से एक आपको मिलेगा मैसूरू में और दूसरा आपको मिलेगा सालबोनी में। तो याद रखिएगा कि कुल मिलाकर के 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आपकी करेंसी प्रिंट होती है, नासिक, देवास और मैसूरू, इसके अलावा सालबोनी। जो हमारे सिक्के होते हैं वह भी 4 स्थानों पर ढाले जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? तो ये 4 स्थान आपको मिलेंगे मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इन 4 के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग नोट की बात करते हैं तो नोट में से 2 स्थान आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन हैं, 2 आपके आरबीआई के अधीन हैं। लेकिन जो हमारे सिक्के ढाले जाते हैं ये सारे आपके भारत सरकार के अधीन आते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अक्सर आपकी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में इसरो के द्वारा किस रॉकेट की सहायता से संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया जाएगा PSLV C-50 रॉकेट की सहायता से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले तो आपको यहाँ पर PSLV का पूरा नाम पता होना चाहिए। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसी की सहायता से 17 दिसंबर के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा संचार सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च कहाँ से होगा? तो हमारे यहाँ पर एक ही लॉन्च साइट है, हालांकि दूसरी अभी बन रही है। तो ये लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब अगर हम लोग इस सैटेलाइट की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और यह 7 वर्षों के लिए लॉन्च किया जा रहा है, और इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जाने वाला 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बाकी अभी इसरो के द्वारा PSLV C-49 रॉकेट की सहायता से भी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में फायर सेफ्टी
सर्टिफिकेशन प्रोसेस का नवीनीकरण करने वाले सिस्टम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य यहाँ पर बन गया है गुजरात। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये पूरा मामला है क्या, तो इसको आइए थोड़ा सा पहले जानते हैं। देखिए, जब भी हमारे शहरों के अंदर किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण होता है तो वहाँ पर उस पार्टिकुलर बिल्डिंग के निर्माण के लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती है। यानी कि आपको यहाँ पर दिखाना होता है कि आपने फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड को यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। तो इसी के लिए गुजरात का जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके द्वारा एक फायर सेफ्टी कॉम्प्लायंस पोर्टल विकसित किया गया है। और अब इसके साथ साथ ये पोर्टल विकसित किया गया है और यहाँ पर गुजरात की सरकार के द्वारा जो आपके गुजरात में 4 जोन हैं जहाँ से आपको इसके लिए अप्रूवल मिलता है, वहाँ पर नए पदों का भी सृजन किया गया है। तो नए पद कौन से हैं? डायरेक्टर ऑफ फायर का नया पद बनाया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा। और यहाँ पर अगर कोई नई बिल्डिंग है तो उसको 3 वर्ष का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ फायर के द्वारा दिया जाएगा। बाकी ये भी कहा गया है कि जो भी इसके रिकॉर्डिंग ऑफिसर होंगे वह प्रत्येक 6 माह में उस बिल्डिंग में विजिट करेंगे और देखेंगे कि जो भी फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड हो सकते हैं क्या वह उस बिल्डिंग में फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं। तो गुजरात हमारे देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इसको मॉडर्नाइज करने वाले सिस्टम को मंजूरी दे दिया है। गुजरात राज्य की राजधानी आपको गांधीनगर में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी। अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों में अभी यह न्यूज़ में रहा था, जैसे कि निर्यात तैयारी सूचकांक आया, उसमें ये पहले स्थान पर रहा। MPEDA के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला पोरबंदर में स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इन्होंने शुरू की। आशीष भाटिया यहाँ के नए DGP बने हैं। सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत हुई है। CM महिला उत्कर्ष योजना की भी शुरुआत की गई। INS विराट का अभी विघटन हुआ है और ये प्रश्न अभी पूछा भी गया था दिल्ली पुलिस में। नई धरोहर पर्यटन नीति भी यहाँ पर आई है। जल क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ में इन्होंने समझौता भी किया है। तो ये सारी चीजें आपको गुजरात से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, DGCI ने किस भारतीय कंपनी को कोविड-19 के पहले स्वदेशी वैक्सीन HGCO19 के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये पहली स्वदेशी वैक्सीन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे यहाँ पर मैसेंजर RNA की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। यानी कि जो हमारी वैक्सीन होती हैं मुख्य रूप से वह 2 तकनीक के ऊपर आधारित होती हैं। तो यहाँ पर हमारे देश में जो पहली स्वदेशी मैसेंजर RNA तकनीक पर वैक्सीन बनी है इसका नाम है HGCO19। क्या नाम है? HGCO19। और इसको मंजूरी दी गई है और जिस कंपनी ने इसे डेवलप किया है उसका नाम है जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। क्या नाम है? जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो ये हमारे पुणे की एक कंपनी है और इसने अमेरिका के HDT बायोटेक कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर के कोविड-19 के पहले मैसेंजर RNA तकनीक वाले वैक्सीन को डेवलप किया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारी वैसे नॉर्मल वाली वैक्सीन होती है वहाँ पर वायरस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका जिंदा वायरस होता है उसका प्रयोग किया जाता है वैक्सीन के निर्माण में और उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन मैसेंजर RNA तकनीक के ऊपर जो आपकी वैक्सीन आधारित होती है या वायरस से संबंधित नहीं होती है, यानी कि वायरस का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, खासतौर पर जिंदा वायरस का, और इसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स को अभी यहाँ पर DGCI के द्वारा मंजूरी दी गई है कि अब आप इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर दी है यहाँ पर यूनेस्को ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बंगबंधु किसे कहते हैं तो आपको पता होगा, बांग्लादेश के जनक जिन्हें हम लोग शेख मुजीबुर रहमान जी के नाम से जानते हैं उन्हीं को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो बांग्लादेश ने अभी प्रस्ताव दिया था यूनेस्को में और यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर इन्हीं के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक पुरस्कार की शुरुआत की है और पुरस्कार का नाम रखा गया है यूनेस्को बंगबंधु पुरस्कार। तो 2021 से ये पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पुरस्कार है प्रत्येक 2 वर्षों पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जिन भी व्यक्तियों के द्वारा विशेष योगदान दिया जाएगा उनको दिया जाना है।
और पुरस्कार स्वरूप यहाँ पर जो भी विजेता होंगे उनको $50,000 की राशि दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का नाम आया है तो आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, एक का नाम है ओरछा और एक का नाम है ग्वालियर। इनको अभी भारत के विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसकी महानिदेशक है आद्रे एजोले। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर किस देश के द्वारा जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन 2020 यानी कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 की मेजबानी की गई? तो यूनाइटेड नेशन के साथ इसकी सह अध्यक्षता की है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ थी और उसी अवसर पर इस क्लाइमेट एम्बिशन समिट का आयोजन किया गया। तो आप याद रखेंगे कि इसकी जो अध्यक्षता है वह संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा की गई और इसमें इनका सहयोग किया चिली और इटली ने। किसने? चिली और इटली के सहयोग से इन तीनों के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। वैसे अगर हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसका मुख्य रूप से लक्ष्य है कि जो हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि जो पृथ्वी का बढ़ता हुआ औसत ताप है उसको हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है इसका COP16 ग्लासगो में होगा। कहाँ पर? यूके के ग्लासगो में होगा। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा कि ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है, NHPC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर AK सिंह ने किस राज्य में इंडो नेपाल लिंक कैनाल की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला अभी रखी गई है उत्तराखंड राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि NHPC लिमिटेड का जो तानकपुर पावर स्टेशन है कहाँ पर? उत्तराखंड में। यहीं पर इसके बैराज के पास में इंडो नेपाल लिंक कैनाल का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि यह एक प्रकार की नहर होगी जिसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर और इसके लिए भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता भी हुआ है। तो 1996 में भारत और नेपाल के बीच में महाकाली नदी के लिए समझौता हुआ था जिसे हम लोग महाकाली एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं और उसी समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच में इंडो नेपाल लिंक कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर और उत्तराखंड के तानकपुर पावर स्टेशन के बैराज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं AK सिंह जो कि CMD है NHPC लिमिटेड के, उनके द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई है। उत्तराखंड की बात हुई है तो राजधानी इसकी विंटर में देहरादून है। समर की इसकी नए कैपिटल गैरसैंण में घोषित की गई है। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। स्थापना इसकी 9 दिसंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जैसे कि हल्द्वानी में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क अभी बना है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए होप पोर्टल इन्होंने शुरू किया। नितिन गडकरी के द्वारा चंबा सुरंग का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। दोबरा चांटी नाम का ब्रिज भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। भारत का जो पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज है उसका निर्माण भी उत्तराखंड में किया जा रहा है। प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई। एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी को लागू करने वाला यह पहला राज्य बना है। पहला जो कवक पार्क है उसका भी निर्माण यहीं पर किया गया है और जो भारत का पहला मास पार्क है उसका निर्माण भी उत्तराखंड में ही किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है अशरफ पटेल को। किसे? अशरफ पटेल को ये पुरस्कार हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, इसके अलावा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। हालांकि अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करते हैं तो वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? स्वाप फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा। तो फिलहाल सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है अशरफ पटेल को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य की कैबिनेट ने शक्ति विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये जो शक्ति विधेयक है इसके मसौदे को मंजूरी दी है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं उन अपराधों को रोकने के लिए और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए यानी कि मृत्यु दंड तक का सजा देने के लिए इस नए विधेयक को अभी मंजूरी दी गई है वहां की कैबिनेट के द्वारा। अब विधेयक विधानसभा में पास होगा, उसके बाद में राज्यपाल अपनी सहमति देंगे और फिर जाकर के ये कानून बनेगा। अब नए कानून में आपको ये ध्यान रखना है कि मृत्यु दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो जैसे दिशा कानून आया था कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, उसी समय मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा भी इसी प्रकार के एक कानून लाने की योजना है। तो बस जो दिशा कानून था उसी को इन्होंने शक्ति कानून के नाम से अपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब इस कानून की खास बात क्या है? इस कानून की खास बात यह है कि जो विवेचना होती है पुलिस के द्वारा, पहले उसके लिए 2 माह का समय था, अब इसे घटा करके मात्र 15 दिन का कर दिया गया है। और जो आपके मुजरिम होते हैं उनके ट्रायल का जो समय होता है उसको भी 2 माह से घटा करके 30 दिन कर दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी लड़की या महिला के ऊपर एसिड अटैक कर देता है तो फिर उसके चेहरे को फिर से बेहतर बनाने के लिए यानी कि जिस प्रकार का चेहरा था उसके प्लास्टिक सर्जरी के लिए दोषी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर 10 लाख रुपए उस एसिड अटैक विक्टिम को दिए जाएंगे। तो ये सारे प्रावधान शक्ति कानून में किए जाएंगे महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो राजधानी आपको मुंबई में मिल जाएगी, नागपुर में भी राजधानी है विंटर की, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद नामक पुस्तक किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें वातायन नाम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उस समय मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा 70 से ज़्यादा पुस्तकें ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, यानी कि काफ़ी पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में हमारे। और इन्हीं के द्वारा अभी एक महर्षि अरविंद जी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद। तो ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी गई है। हिंदी वाला जो इसका संस्करण है उसका नाम है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के रूप में किसे चुना गया है? तो यहां पर चुना गया है परमिला जयपाल को। किसे? परमिला जयपाल को यहां पर चुना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब परमिला जयपाल के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए, जिस दौरान वहां की संसद के सदस्यों के लिए भी चुनाव हुए, उस दौरान ये तीसरी बार अमेरिका के निम्न सदन यानी कि जो वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी सांसद के रूप में चुनी गई हैं। कहां से? वाशिंगटन राज्य से। तो अब इनको कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि भारतीय मूल की हैं परमिला जयपाल, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के रूप में अभी चुनी गई हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानेट। और मैंने आपसे पूछा था कि क्या विश्व समुद्री दिवस भी होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में जो गुरुवार का दिन होता है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। और इस बार ये मनाया गया है 24 सितंबर को। कब? 24 सितंबर को मनाया गया है। तो दोनों डे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी वह भी आप नीचे कमेंट में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।